दोस्तों कल खुलेगा डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का आईपीओ। 19 को खुलेगा, 23 तक ये ओपन रहेगा, 24 को अलॉटमेंट होगी और 27 को लिस्टिंग होगी। 6 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा, 6-7 दिन के अंदर। देखो ये आईपीओ आपका सबसे अच्छा से पैसा बना सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है, इसको सब बहुत बारीकी से समझिएगा। जितने भी फाइनेंशियल्स आप बोले कि फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, चाहे वो आप बोलें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, एचडीएफसी एमसी देख लो, आप इसको देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल को देख लीजिए, आईसीआईसीआई को देख लीजिए, वो भी उसी में आता है, एक्सिस बैंक, इनके सबके म्यूचुअल फंड है। सबका रिटर्न उठाकर देखोगे और सम रिटर्न है। मतलब जितनी भी कंपनियां फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है, ग्रो का रिजल्ट उठाकर देखो, जीरोधा का ग्रोथ उठाकर देखो, एंजल वन का ग्रोथ उठा के देखो, काफ़ी बड़ा पैसा बना है मार्केट में। उसी तरीके की फाइनेंशियल, ये बेसिकली जो अपना कंपनी है डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इन्वेस्टमेंट बैंक का बहुत सारे काम होता है कंपनियों के लिए, उधार लेने वालों की, जो भी कंपनी होती है जिसके लिए वो काम करते हैं उसके लिए उधार लेने वाले लोगों को लाती है, एक्विजिशन में मदद करती है, मर्जर में हेल्प करती है, क्लाइंट्स ला के देती है, क्लाइंट के लिए बहुत काम करता है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत बड़ा काम करता है कंपनी के लिए भी और फाइनेंशियल मार्केट में भी। तो इनकी ग्रोथ होना मतलब होना ही है। अगर फाइनेंशियल मार्केट है, ये आपके आईपीओ में हेल्प करते हैं। आपने सोचा होगा मर्चेंट बैंकर कौन है या इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन है, जब भी आईपीओ आप पढ़ते हैं डीआरएस उसमें लिखा होता है कि ये बंदा है जो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो बहुत बढ़िया इसमें आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर्सनली मैं अपने दोस्तों को तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इसको ले, पर एज अ फॉलोअर सब्सक्राइबर मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, इससे नहीं। लेकिन इसकी डिटेल आप जब देखोगे आपको खुद बोलोगे कि यार मतलब क्या आईपीओ है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि 1 महीने 1.5 महीने का व्यू मत रखो, 2 महीने का व्यू मत रखो, साल 2 साल का व्यू मत रखो, 5, 10, 15, 20 साल देखो, पैसा इन्हीं शेयर्स में बनेगा। इसी तरीके की कैटेगरी स्टॉक में बताएगा, एंजल में बनेगा, जीरोधा में बनेगा, ग्रो में बनेगा। क्योंकि अरे क्लाइंट को चाहे नुकसान हो, ब्रोकरेज तो लेता ही है ना, चाहे क्लाइंट को फ़ायदा हो या जो भी हो, ट्रांजेक्शन हो, बाय सेल हो गया, पैसा तो मिलना ही है ना। तो वैसे भी आईपीओ तो आते रहेंगे तो उसको तो पैसा मिलता ही रहेगा ना। अब आईपीओ अच्छा करे तो कंपनी अच्छा करे ना करे, बहुत डीप वाली बात है, उसको हम कोई और बात करेंगे। चलो हम यहाँ बात करते हैं। इसका 12% शेयर है और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है फिस्कल 2024 में पीयर्स के बीच में, जैसे आईसीआईसीआई है, मोतीलाल ओसवाल है, जिसके जो कॉम्पिटिटर है उनके बीच में 12% मार्केट शेयर है इसका। 12% मार्केट शेयर बहुत होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। 4%, 5% मार्केट शेयर भी बहुत होता है, 12% तो बड़ी बात है। मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। कभी और बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी है, एचएनआई है और एम्प्लॉय है। डिस्काउंट किसी को भी नहीं है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो एचएनआई है वो मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 33 लॉट्स के लिए, और जो आपका एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम 33 लॉट और मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। 840 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। लॉट साइज 53 शेयर्स का रहेगा। जैसे कि मैंने डेट आपको बता दी कि उसकी डेट वही है 19, 23, 24 और 27। ठीक है। अब फाइनेंशियल्स पर बात करोगे, ये पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स है, 2022, 2023 और 2024 के, जिसमें आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मार्जिन देखो, यहाँ से उठाकर देख लेना, इधर से उठाकर इधर देख लेना, ये मिलियन रुपीज़ में है। मैं इसको थोड़ा सा, आप चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ जो करोड़ में है, तो यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 साल में देखो 21 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ गया, 70 करोड़ पे, लगभग 2.5 गुना। टोटल एसेट की बात करें 160 करोड़ के आगे 214 करोड़, नेटवर्थ 81 करोड़ की नेटवर्थ 156 करोड़ में चेंज हो गई, लगभग 2 गुना। और बोरोइंग बढ़ेगी क्योंकि वो कंपनी ही ऐसी है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का काम है तो पैसे का लेन देन होते रहता है। प्रमोटर की अभी क्या होल्डिंग है और पोस्ट इशू आईपीओ आने के बाद, जब लिस्टिंग के बाद कितनी होल्डिंग रहेगी वो समझिए। 46% लगभग होल्डिंग है, जो कि 41.5% रह जाएगी प्रमोटर्स की। जो ऑलरेडी 54% होल्डिंग है पब्लिक और शेयर होल्डर्स के पास, वो 16% रह जाएगी और पब्लिक को ही 42% बेची जाएगी। तो टोटल इस तरीके से 100% इक्विटी है। ये इसके कुछ कंपनीज है, पीयर्स है, आईसीआईसीआई है, आईएफएल फाइनेंस है, क्या आईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, जेएम फाइनेंशियल है और मोतीलाल ओसवाल है। ये कुछ कंपनीज हैं जो इसी कैटेगरी में आती है। उनके फाइनेंशियल्स को, उनके पीस को अगर आप इवेलुएट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कंपनी कहाँ पर है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, फास्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट बैंक है इंडिया में, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज प्लेटफॉर्म विद कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, इसमें जो रिस्क है ना, ये रिस्क सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं है, सारी कंपनी के लिए है इस सेगमेंट में, चाहे वो मोतीलाल हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोई सी एचडीएफसी एमसी हो, मतलब एमसी कंपनी हो कोई सी भी, चाहे जीरोधा हो, चाहे वो आप बोले कि एंजल वन हो। हालांकि सेगमेंट थोड़े अलग अलग हैं, कोई ब्रोकिंग में है तो कोई एडवाइजरी में है, ये फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर रेगुलेटरी नियम चेंज होते तो वो सबके लिए चेंज होंगे, और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर अफेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट को और बिजनेस ग्रोथ को, तो वो सबका ही होगा भाई, बिजनेस सबका ही खराब होगा, फिर हर व्यक्ति का खराब होगा। क्योंकि
सेम सेम काम करते हैं। बस यही था इस वीडियो में, इतना ही था। और मुझे लगता है अच्छा IPO है ऐसा। 5 साल 10 साल 20 साल की सोचो, अगली मत सोचो, आगे जाओ, थोड़ा बड़ा सोचो।